नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का जो आपका पेपर है उसके लिए 23 दिसंबर 2022 को जो आपका पेपर है उसके लिए मॉडल पेपर आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने मैथ का मॉडल पेपर देखा था फोर्थ सेमेस्टर का, तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और साइंस का हम उससे पहले देख चुके हैं, जो कि आपको मैथ के जो साइड में आई बटन में लिंक है वहां से भी मिल जाएगी। वीडियोस में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। स्कीम की बात करते हैं तो आपका जो सोशल साइंस का पेपर है 23 तारीख को है 2 से 4 बजे। इसके लिए हम मॉडल पेपर देखेंगे। टोटल 15 बहुविकल्पीय और 15 अतिलघु प्रश्न, ऐसे करके टोटल 30 प्रश्नों का हमारे यहाँ पर ये मॉडल पेपर होगा। लास्ट में 30 प्रश्नों में से कितने सही रहे अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो 15 बहुविकल्पी हम देखेंगे, तो देखिए आप कितने आपके आंसर सही रहे। सबसे पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई थी? जगदीशपुर, बैरकपुर, झांसी या कानपुर में से कौन सा आंसर सही होगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी बैरकपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसने जिसने बी ऑप्शन दिया था उनका बिल्कुल सही है। इस टॉपिक से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं इसके रीजन से संबंधित कि 1857 की जो क्रांति है उसके क्या परिणाम हुए, क्या धार्मिक कारण थे, क्या आर्थिक कारण थे। सारी चीजें मैंने फर्स्ट डिवीजन में आपको बता दी थी। पर इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि विद्रोह के प्रमुख केंद्र और केंद्र के प्रमुख नेता कौन थे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, कानपुर आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये कानपुर लिखा हुआ है, तो कानपुर से विद्रोह के प्रमुख नेता के रूप में नाना साहब को जाना जाता है। किनको? नाना साहब को जाना जाता है। इसी प्रकार अगर झांसी की बात करें तो झांसी से किसको जाना जाता है? आपका रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। इसी प्रकार दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से जो है वो जनरल बख्त खान जो है उनको जाना जाता है। फिर इसी प्रकार बात करें लखनऊ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। लखनऊ से बेगम हजरत महल को जो है वो जाना जाता है, बेगम हजरत महल। बरेली की बात करें तो बरेली से खान बहादुर जी को जाना जाता है। इसी प्रकार बिहार की बात करें तो बिहार से जो है वो कुंवर सिंह को जो है वो जाना जाता है। और इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज नाम हो गया है, तो इसकी बात करें तो लियाकत अली को जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ग्वालियर भी है, तो ग्वालियर को भी ध्यान रखिए। तात्या टोपे, तात्या टोपे काफी प्रसिद्ध हैं, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ नाम है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दूसरा दूसरा प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ अस्थायी स्थायी एक साथ लिख गया, केवल अस्थायी आपको बताना था। तो यहां से रिलेटेड मैं सभी प्रश्न आपको बता देता हूं। देखिए, संविधान सभा के जब आपसे पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो है वो अस्थायी अध्यक्ष जो है वो थे। यदि आपसे पूछा जाए स्थायी अध्यक्ष तब आप टिक करेंगे राजेंद्र प्रसाद जी को, ये थे आपके स्थायी अध्यक्ष। यही में कंफ्यूजन आपको अधिकतर प्रश्न में दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर यदि आपसे पूछा जाए निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे तब आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्या थे? निर्मात्री समिति के अध्यक्ष। तो ये आपको 3 पॉइंट हर हाल में याद रखने हैं ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। यहां पर अच्छा नाम नहीं उनका लिखा है, फिर भी मैं आप बता देता हूं। यदि आपसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में पूछा जाए तो नाम ध्यान रखिएगा B.N. राव। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। 2 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, किसने की थी? 4 ऑप्शन थे। बात करें उत्तर की तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो की थी। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा का प्रचार और प्रसार, इस पर विशेष बल दिया था। इन पर बेस्ड कोई प्रश्न आएगा तो वहां पर आप मेन पॉइंट के तौर पर लिख सकते हैं रामकृष्ण मिशन। अगला प्रश्न है आपका राजा राम मोहन राय कौन थे? 4 ऑप्शन थे, बताना था आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कब स्थापना की थी?
तो 1828 ईस्वी को कोलकाता में जो है वो स्थापना की थी। इसके अलावा मैंने ट्रिक भी बताई थी बीजेपी बीएससी करके, फास्ट डिवीजन वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। बाल विवाह, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, इन सभी का अंत करने में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी, जागरूकता फैलाने में विशेष भूमिका निभाई थी, और सभी पॉइंट इस रिलेटेड मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, चौरी चौरा कांड घटित हुआ। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो मैंने बताया था आपको कि जो चौरी चौरा स्थान है ये आपका उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहां पर 5 फरवरी 1922 को, यही आपका ऑप्शन सही होगा दा वाला, 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को जो है वो आग लगा दी थी, जिसमें उसमें छिपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जो है वो जल गए थे। इसी को हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। 5 फरवरी 1922, कहीं कहीं आपको इंटरनेट पे 4 फरवरी भी तारीख देखने को मिलती है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। मेन आपको 1922 तारीख याद रखनी है, और 4 फरवरी 5 फरवरी में इतना कंफ्यूज नहीं होना है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा, भारत सेवक समाज के संस्थापक जो है वो थे। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो चार ऑप्शन में बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका सा वाला ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना, भारत सेवक समाज को इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, कब, 1905 में पुणे महाराष्ट्र में, कहां पर, पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था इसका, नौजवान जो थे उनको सार्वजनिक जीवन के लिए शिक्षित करना, और ये जो सोसाइटी है उसके सदस्य आजीवन देश की सेवा करने का वचन लेते थे। और सोसाइटी क्या करती थी, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 100 रुपए प्रतिमाह जो है, कितने रुपए, 100 रुपए प्रतिमाह जो है वो राशि देती थी। तो यहां से अगर वन लाइनर में भी प्रश्न पूछा जाए, लघु में भी पूछा जाए, तो आप कर ले जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न है आपका अगला, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है भारत की स्थिति के संबंध में, तो आपको पूरा अक्षांश को लेकर के और साथ ही देशांतर को लेकर के पूरी स्थिति लिखनी होती है। कितनी से कितनी होती है, 8। यहां पर पहले आंसर की बात करें तो आप कहेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसको याद रखिएगा। क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वो ध्यान रखिएगा। और एक ये यहाँ पर पैमाना जरूर ध्यान रखिएगा कि जब बात की जाती है उत्तर में, तब आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, शॉर्ट में लिख देते हैं, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसी प्रकार अगर बात करें यही देशांतर के संदर्भ में, तब आप कहेंगे भारत की स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यहां पर देशांतर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आए भारत की स्थिति के संदर्भ में, तो आप ये जरूर लिख दीजिएगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है। समझ गए आप। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो बात करें आंसर की कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे बा वाला ऑप्शन सही होगा, 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी सदस्य होते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर पूछा जाए आपसे कुल सदस्यों की संख्या, तो 10 5 कितना होगा, आप कहेंगे कुल सदस्य होते हैं 15 सदस्य, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अब जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो कौन कौन से हैं, एक आपका चीन हो जाएगा, एक आपका फ्रांस हो जाएगा, एक आपका रूस हो जाएगा, एक आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके हो जाएगा, और लास्ट वाला आपका अमेरिका हो जाएगा। तो ये 5 नाम भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ हर साल जो जनरल असेंबली होती है वो 2 साल के लिए 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव का कार्य भी करती है। तो एक लाइन ये भी समझ में आपको आनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है यही प्रश्न उठाकर अति लघु में पूछ लिया गया, तो आप थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा प्रभाव पड़ता है।
देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो आप सभी का एक लाइक तो बनता ही है। तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और सबसे मेन चीज कि वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक छात्र तक वीडियो पहुंचे और सभी लोग प्रैक्टिस कर सकें, सभी का अच्छा पेपर हो, किसी भी छात्र की किसी भी सब्जेक्ट में बैक बिल्कुल ना आए। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला। मैंने आपको क्या कहा था कि जनसंख्या से प्रश्न आपके प्रीवियस में बहुत पूछे गए थे, तो यहां भी पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन है, तो आपका कौन सा सही होगा ऑप्शन? आपका ऑप्शन सा वाला श्रावस्ती बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, या पुरुष भी पूछा जाए तब भी आपका श्रावस्ती का नाम ही आता है। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला के संबंध में आपका गौतम बुद्ध नगर नाम आता है। देखते हैं चलिए अपना अगला प्रश्न 10वां। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यही प्रश्न आपका कंपटीशन लेवल पर भी पूछा जाता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे बरेली आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र। सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर जो है आपका कागज उद्योग के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए। मिर्जापुर भी पूछा जा सकता है, या मुरादाबाद अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तन के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। मिर्जापुर पूछा जाए तो मिर्जापुर कालीन जो उद्योग है, जो बिछाई जाती है ना जमीन में कालीन, उसी उद्योग से संबंधित है या प्रसिद्ध है आपका मिर्जापुर। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं दिया सलाई पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। अगला प्रश्न 11 है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप क्या कहेंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला वाला ऑप्शन आपका एवरेस्ट, जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वर्तमान में तो बढ़ गई है, पर पहले कितनी थी? तो पहले 8,848 मीटर जो है वो थी। और इसी को अगर फीट में बात करें तो 29,029 फीट, आप फीट में भी याद रख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। पर वर्तमान में यही 2 मीटर बढ़ गई है, 8,850 मीटर जो है वो वर्तमान में बताई जाती है, क्योंकि समय के साथ थोड़ा थोड़ा इसमें वृद्धि हो रही है, तो उसके अनुसार है। पर स्टार्टिंग में जब नापी गई थी तब 8,848 मीटर ही आपको लिखी देखने को मिलती है। और स्थिति की अगर बात करें तो भारत चीन सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यहां पर आंसर इसका रट लीजिए, अनुच्छेद 18 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, और कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये उपाधियों के अंत के संबंध में इसमें बताया गया है। अन्य ऑप्शन की अगर बात करें तो अनुच्छेद 16 में जो है, देखिए 18 में और भी चीजें, पर शॉर्ट में मैंने आपको बता दी। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16 में आता है। 17 में आपका अप्रस्तुतता, जिसे हम क्या कहते हैं, छुआछूत, उसका अंत जो है वो आता है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो स्वतंत्र अधिकार, जैसे कि वाक, बोलने का अधिकार, वो सभी इसमें अधिकार अनुच्छेद 19 में जो है वो बताए गए हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 13। अगला प्रश्न 13 है, भोपाल गैस त्रासदी घटना कब हुई? 4 ऑप्शन है, तो आप क्या कहेंगे? भारत के मध्य प्रदेश यानी कि एमपी जो राज्य है, इसके भोपाल शहर में एक घटना हुई थी। कब से कब तक? तो 2 दिसंबर 1984 से लेकर 3 दिसंबर 1984 तक ये घटना हुई थी। एक भयानक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इसी को हम भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। इसमें गैस बहुत पूछी जाती है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का नाम याद रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत से कंपटीशन लेवल पर जो पेपर होते हैं उनमें पूछी जाती है, तो बा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14।
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है वो किसने किया था? चार ऑप्शन है, बताएंगे कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बा वाला सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने 1939 में, और तारीख थी 22 जून 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो तारीख और सन भी आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से पूछा जा सकता है। देखते हैं अपना अगला और आखिरी बहुविकल्पी है, और आप चाहें तो इस बहुविकल्पी के बाद अपना स्कोर बता सकते हैं, या पूरे 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद आपके 30 में से कितने प्रश्न सही रहे, कमेंट सेक्शन में अवश्य सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा। लास्ट बहुविकल्पी है, उत्तर प्रदेश कितने मंडल और कितने जिलों में विभाजित है? तो बात करते हैं आंसर की, तो आप कहेंगे 18 मंडल और 75 जिलों में विभाजित है। एक चीज यहां पर ध्यान दे रहे हैं, पहले वाले ऑप्शन में भी 18 मंडल था, और कई बार क्या होता है आप देखते हैं मंडल पूछा गया, 18 मंडल आपने देखा, आगे नहीं देखा 72 जिले हैं, तो आप जल्दी में ए वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। ये गलती मत कीजिएगा, पूरा ऑप्शन पढ़िएगा, पूरा प्रश्न पढ़िएगा, क्योंकि ऐसी गलती अक्सर लोग करते हैं कि स्टार्टिंग का वो मैच कर लेते हैं और ये नहीं ध्यान देते हैं आगे जिले पूछे गए हैं, जिले 75 वहां नहीं लिखे हैं, 72 लिखे हैं। तो आपका सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन सा वाला ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम, चलिए अब अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। 16 से 30 प्रश्न तक हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि जो मैंने कल पेपर कराया था वहां पर यहाँ मिस्टेक से राज्य लिख गया था। अब उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश तो खुद ही एक राज्य है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जिला पूछा गया था, राज्य नहीं पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है आपको बताना था। तो यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो इसका आंसर अगर बात करें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जाएगी, तब आपका आंसर सही होगा ललितपुर। ललितपुर। पर यही प्रश्न थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जनसंख्या घनत्व ना लिखा दे करके आपको सबसे कम आबादी पूछ लिया जाए, तब आप क्या कहेंगे, तब आपका महोबा सही होगा। जब पूछा जाएगा सबसे कम आबादी, देखिए घनत्व तो अलग चीज होती है और आबादी तो अलग चीज होती है, तो इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। समझ गए आप? देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। अगला प्रश्न 17 है, दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? ये मैंने प्रश्न आपसे थर्ड सेमेस्टर से पूछा था कल। ये केवल मेरा एक अंदेशा है, बाकी पूछे जाएंगे कि नहीं वो तो आपका परीक्षा आने पर पता चलेगा। तो बात करते हैं उत्तर की, दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? तो आपका शाहजहां जो है वो सही हो जाएगा। शाहजहां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शाहजहां जो है ये आपके मुगल काल से संबंधित हैं। पूरा आपका मुगल काल जो है थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में है। तो शाहजहां ने और क्या क्या चीजें बनाई थी, तो दिल्ली का लाल किला हो गया, और दिल्ली जामा मस्जिद है, आगरा मोती मस्जिद है, ताजमहल है, ऐसी बहुत सी इनकी प्रसिद्ध हैं, स्थापत्य कला के क्षेत्र में हैं। इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 18, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने और कब की थी? तो बात करते हैं आंसर की, तो वेदांत कॉलेज की जो स्थापना है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, उन्होंने ही की थी। राजा राम मोहन राय। कब की थी सन भी आपको याद होना चाहिए, तो आप कहेंगे 1825 में जो है वो की थी वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। और मुख्यतः जो है वो राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मैंने आपको फास्ट रिवीजन में सारी चीजें बताई थी। अच्छा जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बता देता हूँ कि डीएलएड 4th सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स दोबारा से, पहले तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, फिर से सभी सब्जेक्ट को ऑलरेडी हम एक एक करके करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे, जाइए आपके पास अभी समय है, फास्ट रिवीजन वाले सभी वीडियो देख लीजिए ताकि अच्छे से अच्छे अंक आप अर्जित कर सकें। तो बात करते हैं आंसर की, तो मूल नाम इनका क्या था? मूल शंकर जो है इनका मूल नाम था।
ये किसके संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे 1875 में। कब? 1875 में जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। बंबई पहले इसकी राजधानी इन्होंने रखी थी, बाद में उसे स्थानांतरित करके लाहौर में जो है वो शिफ्ट कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 20। अगला प्रश्न 20 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना और गुलामगिरी पुस्तक किसकी रचना है? मैंने क्या कहा था कि दोनों के ही जो आंसर हैं वो सेम है, और क्या आंसर इसका सही होगा? तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले आपका सही हो जाएगा। यहां से आपको देखिए दो क्वेश्चन याद हो गए। सत्यशोधक समाज की स्थापना आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक किसकी रचना है? तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले। तो दोनों का ही आंसर सेम है, ज्योतिबा फूले आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 कह रहा है, काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? 9 अगस्त। कब? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना जो है वो हुई थी। ये सन अवश्य ध्यान रखिएगा। और बात करें अगर इसे एक लाइन में आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की एक खतरनाक इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का जो खजाना था उसको लूटने की एक ऐतिहासिक घटना जो है वो थी। तो काकोरी में ये घटना घटित हुई थी, ट्रेन लूट की, ट्रेन डकैती की। तो वो आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो माउजर पिस्तौल यूज हुए थे वो कहाँ के थे? तो जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल इसमें यूज जो है वो हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22। प्रश्न है आपका, स्वराज्य दल की स्थापना कब और किसकी अगुवाई में जो है वो हुई थी? तो सबसे पहले बात करें सन की, कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1923 में जो है वो हुई थी, 1923 में। किसकी अगुवाई में अगर बात करें तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो ये आपके दो नाम जो है वो हो जाएंगे, इनकी अगुवाई में हुई थी। इसमें मेन क्या था? कांग्रेस वर्सेस स्वराज दल, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं 23। पूना पैक्ट कब और किसके बीच हुआ था? तो सबसे पहले बात करते हैं कब की। तो आप क्या कब कहेंगे कि 24 सितंबर 1932 को ये घटना घटना क्या कह सकते हैं, पूना पैक्ट हुआ था। एक कह सकते हैं समझौते के तौर पर। किसके किसके बीच हुआ था? तो दो लोग थे, महात्मा गांधी जी और दूसरे थे भीमराव अंबेडकर। तो ये दोनों जो है इनके बीच हुआ था 24 सितंबर 1932 को, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इसमें दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 24। अगला प्रश्न 24 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? सन की बात की गई है तो आप कहेंगे 5 मार्च 1931 को हुआ था, महात्मा गांधी जी के बीच और लॉर्ड इरविन के बीच। महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, और दोनों ने एक दूसरे की शर्तें मानी थी, जो मैंने आपको फर्स्ट डिवीजन में एक एक शर्त बता दी थी। तो यहाँ पर केवल सन पूछा गया है, तो सन आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25। मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। कोई दो अंतर पूछे गए थे। तो मौसम की अगर बात करें तो ये एक लघु काल अवधि के तौर पर आप कह सकते हैं ये एक लघु काल अवधि है, और जलवायु आप कह सकते हैं ये एक दीर्घ काल अवधि है। और एक अंतर इनकी डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं कि अगर मौसम को अगर बात करें तो किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं। जलवायु की अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे? किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। तो इस प्रकार से दो डिफरेंस आप लिख सकते हैं। 26 प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही फेमस जनजाति थारू जनजाति, वो जो आपको बहुत सी जगह देखने को भी मिलती है प्रश्नों में, और दूसरी आप एक याद रख सकते हैं बुक्सा। थारू, बुक्सा, खसवार, महिगरी, चार मैंने बताई थी, यहाँ दो पूछी गई हैं फर्स्ट डिवीजन मैंने, इसलिए चार बता दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 27। कुछ संस्थाएं दे रखी जिनके फुल फॉर्म आपको बताने हैं। कौन कौन सी हैं? यूएनडीपी है और यूनिसेफ है।
तो सबसे पहले फुल फॉर्म यूएनडीपी की क्या होती है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है, और हिंदी में होती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये हो गई यूनिट यूएनडीपी की। दूसरी है आपकी यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। हिंदी में फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में फुल फॉर्म। गठन हुआ था यूनिसेफ का 11 दिसंबर 1946 को, और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। और यदि बात करें जो आपका यूएनडीपी है, इसका गठन तो 22 नवंबर 1965 1965 को, और इसका मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट में है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 प्रश्न है आपका, कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो आप क्या कहेंगे? कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार, मैं शॉर्ट में एच लिख दे रहा हूं, हरिद्वार, प्रयागराज, फिर आपका नासिक, और फिर आपका उज्जैन, इसमें किया जाता है। और इसमें प्रत्येक स्थान पर हर 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला लगता है। तो यही यहाँ पर पूछा था कितने वर्षों के बाद, तो 12 वर्षों के बाद लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं 29, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप क्या कहेंगे? पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने जो है वो किया था। निर्माण वर्ष भी आपको पता होना चाहिए, तो 1954 जो है निर्माण वर्ष था, और तारीख थी आपकी 29 अप्रैल। तो सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को जो है वो किया गया था, और एक समझौते के द्वारा हुआ था तिब्बत के संबंध में। भारत नेहरू और जो चीन थे ताऊ एन लाई, उनके मध्य एक समझौते के द्वारा जो है वो हुआ था। पंचशील सिद्धांत आपको पता भी होने चाहिए कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया था सबसे पहला कि सभी देश द्वारा अन्य देशों का सम्मान किया जाए, उनकी अखंडता प्रभुसत्ता का, फिर हस्तक्षेप ना किया जाए, फिर आक्रमण ना किया जाए, फिर एक दूसरे को परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा दिया जाए, और पांचवा सह अस्तित्व की नीति का पालन किया जाए। तो ये 5 आपको याद होने चाहिए। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से पहले, वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के भी आपको मॉडल पेपर में प्रोवाइड करा सकूं। और जितने भी छात्र हैं 4th सेमेस्टर के साथ, उन सभी के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग प्रैक्टिस कर सकें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य ऐड हो जाइएगा। काफी लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आपको सभी नोटिफिकेशन वहां पर मिलेंगे, और कोई इंफॉर्मेशन वगैरह भी वो वहां मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई तथा इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो बात करें आंसर की, तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में जो है वो हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में जो है वो स्थित है। तो सभी हमारे प्रश्न 30 के 30 समाप्त हो गए। टोटल 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, वीडियो के मेन कमेंट में सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा। यदि आपके 30 में से 20 से नीचे नंबर आ रहे हैं, तब आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, तब आपकी अच्छी तैयारी नहीं है। पर अगर आपके नंबर 20 से 25 के बीच में आ रहे हैं, तब आपकी मॉडरेट तैयारी है, यानी कि आप पेपर के लिए तो तैयार हैं, पर उतना लेवल से नहीं तैयार हैं जितना और आपको होना चाहिए। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा अच्छे नंबर की श्रेणी में आना है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत की और आवश्यकता है। 20 से 25 नंबर आ रहे हैं तो आप एवरेज कैटेगरी में आ रहे हैं। फिर यदि आपके 25 से ऊपर सही हो रहे हैं, 25 प्लस सही हुए, तब आप एकदम पेपर के लिए तैयार हैं। बस आपको क्या करना है, चीजों को रिवाइज करते रहना है पेपर के आखिरी तक, और अच्छे से अच्छे अंक जो है वो लाने हैं। तो सभी लोग अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। तो इसी सारी चीजें हमने देख ली। वीडियो को समाप्त करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि और लोग भी जुड़ते रहें। एक प्रश्न आपके लिए भी, अच्छा एक चीज हम आपको बता दें, साइंस, सोशल साइंस, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट का एक क्लास में पूरा कोर्स 4th सेमेस्टर का हम ऑलरेडी करा चुके हैं। वो आप वीडियोस जो फास्ट रिवीजन वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। इन केस यदि आपको वो वीडियो ना मिले, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा।
तो ये प्रश्न है आपका, सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है अलीगढ़, आगरा, बाराबंकी या इटावा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और इससे पहले जो मैंने कहा ना 30 में से कितने प्रश्न सही रहे, उसको भी अवश्य बताइएगा। तो आज शुरू में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए मॉडल पेपर के साथ। कोशिश हम कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट के आपको करा दें। उसके बाद समय बचता है तो कुछ नए मॉडल पेपर भी आपके लिए हम लेकर के आते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा चीजों को, और सारी चीजें याद करते रहिएगा जो भी मैराथन में हमने कराई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।